जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, ये हमारा हिस्ट्री का देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो है ना, यह हमारा क्या है, पार्ट 7 है। क्या है भाई, पार्ट 7 है। इससे पहले आपका हम पार्ट 1 से लेकर 6 तक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप सभी उन्हें अगर नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उनका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। तो चलिए, आज हम लोग आगे हैं पार्ट 7 पर। पार्ट 7 तो आपका आज से शुरू हो गया यह लघु उत्तरीय प्रश्न। आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम बता दिए हैं, ठीक है। तो ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। पहला क्वेश्चन है कि पुरातत्व, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, यानी कि पुरातत्व क्या होता है। आंसर आपका है, पुरातत्व वह विज्ञान है, यानी कि पुरातत्व उस विज्ञान को कहते हैं जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई करके, ठीक है, पृथ्वी के अंदर में खुदाई करके अतीत के लोगों के भौतिक, भौतिक बोल सकते हैं या फिर भौतिक बोल सकते हैं, भौतिक, यहाँ बोले भौतिक सीधा, भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक तथ्यों के आधारित पर, मतलब वैज्ञानिक के तथ्यों पर आधारित होने के कारण ही, ठीक है, होने कारण पुरातत्व एक अंतिम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अंतर्गत खुदाई में प्राप्त सिक्के, अभिलेख, खंडहर, स्मारक आदि की गणना की जाती है। कहने का मतलब हुआ कि पुरातत्व उस विज्ञान को कहते हैं जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर छिपे हुए वस्तुओं को खुदाई करके निकालते हैं और निकाल के उन वस्तुओं का परीक्षण करते हैं कि वह वस्तु कितनी पुरानी है, इस वस्तु में क्या क्या विशेषता है, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, उसे कहते हैं हम लोग पुरातत्व कहते हैं। यानी कि सीधा सीधी बोलिए कि पुराने तत्वों की जानकारी करना, पुराने वस्तुओं की सामग्रियों की खोज करना, उसे हम लोग पुरातत्व कहते हैं। देखिए, किसी भी जाति की सभ्यता का इतिहास प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन है कौन, पुरातत्व। पुरातत्व क्या है, पुरातत्व जो है ना, किसी भी सभ्यता का, जाति का इतिहास का पता करने का पुरातत्व एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको प्रश्न 1 समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। ध्यान से देखिए, कार्बन 14 विधि, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आंसर आपका है, ध्यान से देखिए आंसर को। आंसर है कि तिथि, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। और इस विधि का खोज जो है ना, यानी कार्बन 14 विधि का खोज अमेरिका के एक प्रख्यात रसायन शास्त्री, एकदम बिल्कुल जाने माने खतरनाक मतलब प्रख्यात प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे, यानी केमिस्ट्री जानने वाले। इसका नाम था B.F. लीवी। इसका पूरा नाम क्या है, B.F. लीवी है। B.F. लीवी बोलिए इसको, लीवी, ठीक है। B.F. लीवी द्वारा सन 1946 ईस्वी में की गई थी। यानी कार्बन 14 विधि वह विधि है जिसके अंतर्गत किसी भी पुरानी वस्तुओं का तिथि का निर्धारण किया जाता है। और इस विधि का खोज जो है ना, अमेरिका के प्रख्यात प्रसिद्ध रसायन शास्त्री जिसका नाम है B.F. लीवी ने, किसने, B.F. लीवी ने 1946 ईस्वी में इस विधि का खोज किया था। इस विधि के अनुसार, यानी कार्बन 14 विधि के अनुसार, किसी भी जीवित वस्तु में, किसी भी जीवित प्राणी में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 क्या होता है जी, समान मात्रा में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि B.F. लीवी के अनुसार, यानी इसका बोलिए कार्बन 14 विधि के अनुसार से किसी भी जीवित प्राणी में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा क्या होती है, तो समान होती है, ठीक है। लेकिन मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में, जब उस पदार्थ का मृत्यु होगा यानी वो विनाश होगा, तो कार्बन 12 स्थिर रहेगा, मगर कार्बन 14 जो है निरंतर क्षय होने लगता है। यानी कि निरंतर का मतलब हुआ हमेशा व लगातार खत्म होते जाएगा, लेकिन कार्बन 12 क्या होगा, स्थिर रहेगा। तो समझ में आ गया कि कार्बन 14 विधि क्या है। कार्बन 14 विधि यानी कि तिथि निर्धारण की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन 14 विधि कहते हैं।
और इस विधि का खोज कार्बन 14 विधि का खोज जो है ना अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री B.F. लीवी, देखिए ध्यान से B.F. लीवी 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 याद रखिएगा, लीवी के द्वारा 1946 ईस्वी में खोज किया गया था। और इस विधि के अनुसार से क्या होता है, कार्बन 12 और कार्बन 14 किसी भी जीवित प्राणी में समान रहता है, लेकिन मृत्यु के समय यानी विनाश के समय जो है ना कार्बन 12 क्या होता है, स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 जो है निरंतर घटते रहता है यानी उसका नाश हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना, बेहतर नोट्स रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, 3 में है किस आधार पर विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के परिवारों को मातृसत्तात्मक माना है। यानी किस आधार पर जो है ना विद्वानों ने यह कहा है कि हड़प्पा वासी जो थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे मातृसत्तात्मक थे, वे पूजा पाठ करते थे, देवी की पूजा करते थे। किस आधार पर उन्होंने प्रमाणित किया? तो देखिए आपका आंसर है, आंसर आपका देखिए ध्यान से, आंसर है क्या कि हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में, जब हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया उसमें अत्यधिक अत्यधिक संख्या में नारी की मूर्तियां मिली थी। मोहनजोदड़ो से भी धातु की बनी एक मूर्ति मिली, यह आभूषणों से अलंकृत थी, यानी कि आभूषणों से, देखिए यहाँ पे है ना ये मूर्ति देख रहे हैं ना आप, ये नृत्य करती हुई मूर्ति है, ये सब क्या मूर्ति है हड़प्पा सभ्यता का। ये सब क्या गला में देखिए यहाँ पे आभूषण पहना हुआ है ना, गला में क्या आभूषण है। अलंकृत का मतलब हुआ आभूषण से सजा हुआ। इसे कुछ विद्वानों ने मातृ देवी की मूर्ति कहा है। इन मूर्ति को कुछ लोगों ने क्या कहा है, यह जो है ना मातृ देवी की मूर्ति है, माता की मूर्ति है। मोहनजोदड़ो से ही एक अन्य नृत्य करती मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, नाचती हुई यानी नृत्य करती हुई मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ में, मोहनजोदड़ो में। इससे विद्वानों ने यह अनुमान प्रस्तुत किया है कि हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता के परिवार मातृसत्तात्मक होते थे। आपको मैं एक बात बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास लिखा गया है ना, हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास यानी जो कहानी लिखा गया है ना, वह मात्र मात्र किस पर, संकेत पर लिखा गया है। किस पर, संकेत पर। कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला अभी तक, ठीक है ना। वहां का जो लेख था आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है, इसलिए कुछ जो भी जितना मूर्ति मिल गया, जो भी साक्ष्य मिला, उसी साक्ष्य के आधार पर जो है ना, केवल मात्र साक्ष्य, याद रखिएगा, केवल साक्ष्य के आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता का इतिहास यानी हड़प्पा सभ्यता की कहानी लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आते हैं 4, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस आधार पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरुष मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी है। यानी कि किस आधार पर विद्वानों ने, किस आधार पर विद्वानों ने मोहनजोदड़ो में जो प्राप्त पुरुष का मूर्ति था उसे जो है ना क्या बोला गया है कि पुरोहित कहा गया है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के राजा कौन होते थे, पुरोहित हुआ करते थे। विद्वानों ने इससे क्यों कहा, तो देखिए आपके सामने आंसर है कि मोहनजोदड़ो में एक आदमी की पाषाण की मूर्ति मिली है। पाषाण का मतलब हो गया, पाषाण मतलब होता है आपका पत्थर होता है। क्या होता है, पत्थर होता है पाषाण मतलब। ठीक है, पत्थर की मूर्ति मिली है। धार्मिक धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित पुरातात्विक सामग्री की बहुलता को देखते हुए इससे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के राजा पुरोहित हुआ करते थे। क्या होते थे, यानी कि बहुत संख्या में पुरुष की मूर्ति मिला था और वह अनुष्ठान पूजा पाठ से संबंधित था। तो इससे पता चल गया यह कि पुराविद क्या मानते हैं, इन पाषाण से जो मतलब जो पाषाण की मूर्ति प्राप्त हुई थी ना, इन मूर्ति से विद्वानों ने यह बताया कि वहाँ का जो राजा हुआ करता होगा ना, वह क्या पुरोहित हुआ करता है। पुरोहित मतलब पूजा पाठ करने वाला। लेकिन इसके बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला था। लेकिन जो है ना आपका ना लिखित लिखित प्रमाण नहीं मिला है अभी तक, याद रखिएगा। यह सब केवल जो है ना मात्र संकेत पर है। किस पर है, यह सब जो है ना कहानी आपका मात्र संकेत पर है। इसी कारण से ना विद्वानों में अभी तक मतभेद बना रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में। चलिए क्वेश्चन अगला है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो गया कितना, 4 हो गया, या क्वेश्चन आपका 5 होगा।
हड़प्पा वासियों के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन करें। यानी कि हड़प्पा वासी पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करता था, तो व्यापार किस माध्यम से करता था, व्यापार कैसे करता था, उस पर हम लोग को क्या करना, थोड़ा बातचीत करना है। आंसर है आपका कि हड़प्पा वासी पश्चिमी एशिया के नावों के द्वारा, यानी पश्चिमी एशिया के साथ नावों के द्वारा व्यापार करते थे। हड़प्पा और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बीच एक व्यापक समुद्री व्यापार चल रहा था। हड़प्पा वासियों की अर्थव्यवस्था व्यापार पर काफी निर्भर करती थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि वाला तो काम करते थे, साथ ही बिजनेस व्यापार क्या करते थे, बिजनेस व्यापार वाला भी काम करते थे। और यह समुद्री रास्ते से, किस रास्ते से, समुद्री रास्ते से, किसके द्वारा, तो नावों के द्वारा व्यापार करते थे, किससे, तो पश्चिमी एशिया के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, और 6 है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें। यानी कि हड़प्पा सभ्यता को थोड़ा विस्तार से जानना है। तो आइए, आपका आंसर है, देखिए ध्यान से, कि रंग क्या है, रंगनाथ, यहाँ पे आपका ई नहीं होगा, रंगनाथ महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो पूरब से पश्चिम तक, याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता जो है ना आपका एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है। तो रंगनाथ महोदय ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है ना वो पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर दूर है, एवं उत्तर से दक्षिण तक उसका फैलाव जो है 1100 किलोमीटर है। परंतु उत्तर में सरायकेला आदि स्थलों की प्राप्ति से यह सीमा और अधिक बढ़ गई है, यानी हड़प्पा सभ्यता और बढ़ गया है। यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार, किसमें, त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है, मतलब फैली हुई है, जिसका क्षेत्रफल कुछ समय पूर्व विद्वानों ने 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया था। किसने, कुछ विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल, याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अभी और है आगे देखिए, यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के अनखुर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक, एवं पश्चिम की बात करें, पश्चिम में बलूचिस्तान, ठीक है ना, बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक, कहां तक, मेरठ तक विस्तृत है, फैली हुई है, इसलिए तो इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है। यह सभ्यता का, सॉरी, इस सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल अगर मिस्र, यहाँ पे होगा मिस्र होगा, ठीक है ना, मिस्र से वह 20 गुना, या भुजा गया, सॉरी माफ कीजिएगा, गुना होगा, 20 गुना, तथा मिस्र और और मेसोपोटामिया दोनों से वह कितना है जी, यह दोनों से ना 12 गुना अधिक है। अभी मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, 12 गुना अधिक। याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है केवल मिस्र से तुलना करेंगे हड़प्पा सभ्यता का, तो हड़प्पा सभ्यता मिस्र से 20 गुना अधिक है। और वही फिर हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल का तुलना करेंगे मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों मिलाकर, और तुलना करेंगे तो दोनों मिस्र और हड़प्पा सभ्यता, सॉरी, मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों के क्षेत्रफल से हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल जो है ना 12 गुना अधिक है। कितना अधिक है, 12 गुना अधिक है। कौन अधिक है, तो हड़प्पा सभ्यता है ना मिस्र और मेसोपोटामिया के क्षेत्रफल से 12 गुना अधिक है, और केवल मिस्र से 20 गुना अधिक है। बोलता है यहाँ का अभिलेख कोई नहीं पढ़ पाता है, यानी कि ऐसा अभिलेख यहाँ का था कोई पढ़ ही नहीं पाता था। इस सभ्यता का उल्लेख मात्र साक्ष्य पर आधारित है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो कहानी लिखा गया है, जो उल्लेख किया गया है, मात्र किस पर, मात्र साक्ष्य पर। साक्ष्य का मतलब हो गया प्रमाण, केवल जो प्रमाण मिला है उसी पर, लेकिन ठोस प्रमाण अभी तक नहीं मिला था। ठीक है, तो चलिए, आई होप, मुझे विश्वास है कि आप सभी को बिल्कुल वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको पूरा
ट्वेल्थ का वीडियो ए टू जेड मिले और आपको कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।